Good morning, everyone. Welcome to the Competition Guru Coaching Center. I'm Ishfaq. So today जो यहाँ पे मैंने एक केमिस्ट्री का एक चैप्टर चूज किया है, that is chemical kinetics. तो इस chemical kinetics में यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ जो मुझे लग रहा है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द मास्टर कैडरे, तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम लेके आए हैं. तो इन सारे क्वेश्चंस का जो है ना एक एक्सप्लेनेशन भी मैं दे दूंगा एंड आई विल सॉल्व देम फॉर यू. ठीक है, तो हम वीडियो जो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है, दैट इज द इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इज. देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना, इट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और ये पूछा भी गया है. तो अगर मैं इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर की बात करूं तो सबसे पहले हमें पूछा गया कि क्या ये जीरो ऑर्डर होगा, सीडो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है ना. तो मैं पहले आपको इसका आंसर बता दूं तो डेट इट्स अ सीडो फर्स्ट ऑर्डर. मैं आपसे क्वेश्चन ये बता दूंगा कि क्यों ऐसा क्यों है. देखिए अगर मैं कैन शुगर की बात करूं डेट इज C12H22O11. तो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर का मतलब होता है जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मींस हाइड्रोलिसिस जब होगा इसका, तो आपको यहाँ पे मिलेगा. तो दिस इज बेसिकली द सक्रोस. तो सक्रोस में हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको ग्लूकोज और फ्रैक्टोस मिलेगा. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देखिए अगर मैं इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट्स K into the concentration of the sucrose, that's C12H22O11, ठीक है ना, raised to the power 1, and the concentration of water that's raised to the power 1. ठीक है, देखिए अगर हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जाएं, जैसे हमारा जो ऑर्डर होता है दैट्स बेसिकली n प्लस m. तो n जो है ना, ये जो है इसका कोफिशिएंट है और m जो है वो इसका कोफिशिएंट है. तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है that should be 2. Order should be 2, but the order is equal to 1. अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाटर है ना, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो इट इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट. तो एक्सेस अमाउंट कुछ इस तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए ये समंदर है पानी का, तो इसमें से एक बूंद पानी अगर सक्रोस यूज भी कर लेता है तो यहाँ पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. तो इन दैट केस जो ऑर्डर है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, जो रेट है वो सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. तो दैट्स व्हाई वी से द ऑर्डर इज 1. लेकिन अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू 2. तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 होगी, बट जो यहाँ पे ऑर्डर है दैट शुड बी 1. तो सिंस यहाँ पे ये लग रहा था कि ऑर्डर जो है ना 2 होना चाहिए बट ऑर्डर 1 है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, आपको दिया जाएगा A प्लस बी विल गिव C प्लस D. ठीक है, और आपसे दिया गया होगा वहां पे जब B इज टेकन इनटू एक्सेस. ठीक है, और फिर आपसे एक रेट जो है ना कुछ इस तरह से दिया होगा, दैट्स K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B. ठीक है, पावर 1. तो ये भी आपका सीडो फर्स्ट ऑर्डर होगा. याद रखना होगा आपको कि आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर एक कंसंट्रेशन टर्म जो है ना एक्सेस में लिया जाता है तो उस केस में जो है ना रेट उस पर डिपेंड नहीं करता. ठीक है, तो ये जो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर है, इसके साथ जो है ना यहाँ पे आप दूसरी एग्जांपल भी याद रखोगे जो बहुत ही फेम से पूछी जाएगी आपको, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. ईस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है ना, ठीक है, दैट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ व्हाट, द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है ना, तो मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे. तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या मिल रहा है हमें. ठीक है, बट जो मैं अभी ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, दीज आर प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस. ठीक है ना, ये क्वेश्चंस पूछे गए आपसे. तो देखिए जो नया क्वेश्चन है आपका वो ये है कि एक ए और बी है, उनके बीच में रिएक्शन हो गया. ठीक है, और अब इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, आपको रेट जो है वो दिया गया Ka रेज पावर n एंड B रेज पावर m. तो अब आपसे ये कहा गया है इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, यानी अगर आप A की कंसंट्रेशन को डबल करोगे, तो मैं नई रेट यहाँ पे लिखूंगा. जो नई रेट आपकी बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आप A की कंसंट्रेशन को डबल कर दो. तो ये मैंने A की कंसंट्रेशन को डबल किया,
और कह रहा है कि बी की कंसंट्रेशन अगर हाफ होगी, तो अगर मैं बी की कंसंट्रेशन को कुछ इस तरह से हाफ कर दूं, तो फिर हमसे पूछा गया इनका रेशो कितना होगा, ठीक है। तो दैट मीन जो नया रेट कांस्टेंट है और जो पुराना है यानी आर डैश डिवाइडेड बाय आर, इनका रेशो क्या होगा। तो ये आपसे इस तरह से होगा कि देखिए यहाँ पे जो मैंने ये लिखा 2 इंटू ई रेज पावर एन, तो ये जो एन है दोनों का पावर है, मैं अलग अलग लिखूंगा। मैं ऐसे लिखूंगा 2 रेज पावर एन एंड ए रेज टू द पावर एन। और यहाँ पे b के केस में भी देखो आप, b का भी पावर m है और 2 का भी पावर है, तो मैं अलग अलग लिखूंगा। मैं लिखूंगा b रेज टू द पावर m। और जो यहाँ पे 2 रेज पावर m है, जब मैं इसको न्यूमरेटर में लाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 रेज पावर माइनस m। देखिए इसको समझे कैसे, ये आपका इस तरह से b रेज पावर m 2 रेज पावर m, तो ये b रेज पावर m और 2 जब ऊपर जाएगा तो 2 रेज पावर माइनस m, यानी पावर जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय जो हमारा ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन है वो है के ए रेज पावर एन एंड बी रेज पावर एम। अब यहाँ पे के से के कटा, ए रेज पावर एन, ए रेज पावर एन कट, बी रेज पावर एम, बी रेज पावर एम कटा, तो आपका जो रेशियो मिलेगा दैट इज 2 रेज पावर एन इंटू 2 रेज पावर माइनस एम। नाउ बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो आंसर आपका होगा 2 रेज टू द पावर एन माइनस 1। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका इसका आंसर होगा, ठीक है ना। I hope it is clear to you, ठीक है। तो this is again the previously asked question, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाते हैं कि यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दिया है H2 प्लस Br2 विल गिव ट्वाइस HR, और इसका रेट आपको दिया गया है। आपसे पूछा गया इसकी मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर जो है क्या हो सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की बात करूँ तो इसमें आपको याद रखना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी मान लो ये जो रेट है, रेट इस तरह से दिया कि H2 raised to the power 1 and Br2 raised to the power 1 by 2 should be Br2। तो यहाँ पे जो अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की फॉर्मूला बताते हैं, हम देखते हैं जो कोफिशिएंट होता है उनको हम ऐड करते हैं, उससे हम मॉलिक्यूलरिटी मिलती है। बट मॉलिक्यूलरिटी जो है ना फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। सो मॉलिक्यूलरिटी जो है ना यहाँ पे 2 होती है, ठीक है। बट जो यहाँ पे ऑर्डर होगा, order that will be equal to 1 plus 1 by 2 and that's equal to 3 by 2, ठीक है ना। सो इसका जो है ना डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। इसमें आपको याद रखना होगा कि मॉलिक्यूलरिटी जो है ना वो फ्रैक्शन नहीं हो सकती। अब देखिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं ले आया हूँ, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने एक्सपेक्टेड में लिया, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, आपको रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट पूछा जाए, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट अगर मैं मास्टर लेवल की बात करूं, मास्टर कैडरे की बात करूं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमें एक्सपेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है ना। बिकॉज लेवल जो है को कुछ इस तरह का है। तो इसका जो यूनिट होगा दैट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड। मैं आपको इसमें ये बता दूं कि अभी इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना कि रेट जो है ना वो बराबर होता है कि ए इंटू बी, ठीक है ना। पर ए बी जो है ना वो कंसंट्रेशन टर्म्स है, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है ना। अब जो रेट है, रेट का मतलब होता है, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कम होगी इन ए यूनिट टाइम, यानी पर सेकंड कितनी कंसंट्रेशन कम होगी। या अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो फिर हम ये बोलेंगे कि एक सेकंड में कितना प्रोडक्ट बनेगा या एक यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बनेगा, दैट्स द रेट बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे टाइम का भी यूनिट आएगा, दैट्स पर सेकंड, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोल पर लीटर पर सेकंड। बट इसी में मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं यहाँ पे रेट कांस्टेंट की बात करूं, उसके यूनिट की बात करूं, यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है ना वो डिफरेंट होगा, जीरो ऑर्डर के लिए अलग होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है कि मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n इंटू पर सेकेंड, इंटू पर सेकेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं केस फर्स्ट लेता हूं कि अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं, तो देखिए जीरो ऑर्डर में जो n है वो जीरो होता है। तो अगर मैं n का वैल्यू यहाँ पे जीरो लगा दूं तो आपका जो यूनिट बनेगा दैट्स मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, सिंपल।
लेकिन अगर मैं केस सेकंड ले लूं, तो केस सेकंड में मान लीजिए मैंने जो है ना फर्स्ट ऑर्डर की बात की, दैट मींस n इज इक्वल टू 1, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट बनेगा देन, क्योंकि अगर आप n का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये सारी टर्म 1 बन जाएगी, तो आपका जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो पर सेकंड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो आप यूनिट जो है ना रेट कांस्टेंट का यूनिट भी देख कर भी बोल सकते हो कि क्या ये जीरो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है, डिपेंड करता है अगर आपको ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला पता हो, ठीक है। तो आज से आप याद रखिए कि फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट है दैट्स पर सेकंड, तो जहां पे भी पर सेकंड आपको दिखेगा दैट्स द फर्स्ट ऑर्डर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि आपके पास एक रिएक्शन है H पॉजिटिव व्हेन कंबाइंस विद OH नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे वाटर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया क्या ये फास्ट रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन होगी, मॉडरेट होगी कि वेरी स्लो होगी, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन को हम देख के कैसे बता सकते हैं कि फास्ट है स्लो है, ठीक है। उसका एक रीजन ये है, आपको हमेशा याद रखना होगा कि जिस रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना, दैट्स दैट्स ऑलवेज द फास्ट रिएक्शन। और याद रख लीजिए फास्ट रिएक्शन के जो है ना हम डिटेल फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्या हम इसका रेट फाइंड आउट कर सकते, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम मॉडरेट रिएक्शंस का जो है ना यूजुअली फाइंड आउट करते हैं, फास्ट रिएक्शंस का नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होंगे तो वो रिएक्शन जो है ना बहुत ही फास्ट होगी, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं लेता हूँ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव विल गिव NaCl फॉर एग्जांपल, ठीक है, या कुछ ऐसे। तो यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व होते तो ये रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होगी। तो जब भी आयंस इन्वॉल्व होंगे रिएक्टेंट में तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। तो इसका ऑप्शन ए आंसर आपका होगा, दैट्स फास्ट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपका रिएक्शन दिया गया है H2 प्लस Cl2 विल गिव HCl। आपसे पूछा गया ये रिएक्शन जो है ना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी, दैट मींस यहाँ पे फोटॉन की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। तो आपसे पूछा गया ऐसी रिएक्शन क्या हो सकती है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इसमें आपको याद रखना होगा कि जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस यानी जो लाइट पे डिपेंड करती है, दे आर ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये सारी रिएक्शन जो है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगी, ठीक है ना। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही आंसर है, क्योंकि इसमें याद रख लीजिए आप जो आपका रेट कांस्टेंट है ना, सॉरी जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि यहाँ पे जो रेट है दैट डिपेंड्स ऑन फोटोन, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, सो दैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन। सो इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दैट मींस इसमें आपको ये भी कंक्लूड हुआ कि जो भी रिएक्शन, जिस रिएक्शन में रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको कहा गया कि हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 सेकेंड, द रेट कांस्टेंट विल बी, ठीक है। तो अगर मैं हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, दैट्स इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय k, दैट्स अ रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको t हाफ दिया गया है, यानी ये आपको दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि इसका रेट कांस्टेंट कितना होगा। तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 0.693 अपॉन t हाफ, और t हाफ जो है ना मुझे 100 सेकेंड दिया गया है, तो मैं लिख सकता हूँ 0.693 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। देखिए अगर आपको इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये 693 डिवाइड बाय 1000 होगा, और ऑलरेडी नीचे 100 है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे, इट इम्प्लाइज 693 इंटू, देखिए नीचे जो है 10 रेज पावर 5 बन जाएगा। तो इस 10 रेज पावर 5 को जब मैं ऊपर ले आऊंगा तो ये 10 रेज पावर -5 बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 693 इंटू 10 रेज पावर -5। बट जब मैं क्वेश्चन में देखता हूँ तो आंसर, सॉरी ऑप्शन में देख रहा हूँ तो मेरा कोई आंसर जो है इस वाले आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं 6.93 लिखूं, ठीक है ना, तो 6.93 लिखूं तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2 जीरो यहाँ से कम हो जाएंगे, तो 10 रेज़ पावर -3 हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब ये हुआ जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है, समझ में। सो दिस इज द
हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा कि व्हेन रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो अभी मैं बोल रहा था आपसे कि जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, उस रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर बोलते हैं। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, अभी मैंने आपको कहा था कि जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है ना, द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। बट जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है, दे आर ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, दे आर ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव यानी न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, रेडियो एक्टिव reactions, these are all first order reactions, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर। तो एक जनरल टर्म है, आपको जब भी कहीं पे रेडियो एक्टिविटी दिखे तो दैट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। So that was all about this. I hope it will be very helpful to you. Thank you for watching. Just follow the channel. हम जो है ना केमिस्ट्री में हर चैप्टर में ऐसा जो है ना आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज वेल एज जो है ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।